हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल द इंफॉर्मेशन एडुकेटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 6 का पार्ट थर्ड। ठीक है, यह हमारे चैप्टर 6 का पार्ट थर्ड है, किसमें? केमिस्ट्री में। ठीक है, चैप्टर हमारा है 6, जो कि हमें पता है क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। और यह हमारा कौन सा है? यह हमारा है पार्ट थर्ड। ठीक है, तो हमने इससे पहले अपने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं पहले वो देख लें, तब ये पार्ट देखना। ओके, अगर देख लिया तो स्टार्ट कर दिया। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली 3 चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, मेन चीज़ पढ़ लेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हमारी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, पहली इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और सेकंड हमारी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, और थर्ड हमारी डिवाइड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, ये हमारे देखो मेन 3 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के। ठीक है, वो सॉरी इस एक्सरसाइज के। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमें मेन ये ही 3 पॉइंट पढ़नी है और इससे रिलेटेड कुछ डायग्राम भी देखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए हम एक चीज़ और कहते हैं जो आपकी बुक में गिवन है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेटालर्जी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखो भाई, जिसके लिए नहीं पता, सबसे पहले मैं वही कहता हूँ जो बात अभी कहूँगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग नाम से क्या समझ में आया? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कुछ बात हुई, प्लेटिंग मतलब, ठीक है अब समझो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मान लो ये हमारी एक स्पून है, कोई हमारा अगर मान लो स्टील वगैरह कोई आपका बर्तन है घर में, उस पर आपको कोई दूसरा हमारे लिए मेटल उस पर चढ़ाना है। ठीक है, जिस पर पेंट कह सकते हो, आप कह सकते हो, ठीक है, केबल कह सकते हो। स्पून है, इसे हमें गोल्ड कलर का, सिल्वर कलर का, निकल कलर का, किसी भी कलर का करना है, तो हम उसे किसकी हेल्प से करेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जब हमें उस पर प्लेटिंग करनी होती है ना, तो उसके लिए कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग आखिर हम ये बात आ जाता है कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, मान लिया, लेकिन क्यों करते हैं? हमें लिए ज़रूरत क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने की? बात भी ठीक है, क्वेश्चन अच्छा खासा है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हमारे लिए ज़रूरत क्या है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हमारे लिए पहले 2 ज़रूरत पड़ जाती हैं। पहली, डेकोरेशन पर्पस के लिए। ठीक है, आपकी कोई चीज़ ऐसी है जो पहले पुरानी हो गई है, अब आपको उसे नई करनी है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके आप उस पर नई चमक लेके आ सकते हैं। ठीक है, नई वो पुरानी कोई चीज़ होगी। और दूसरी हमारी प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग एंड कोरोजन। उस पर काई लगने से, उस पर गंदगी लगने से उसे बचा लें। अगर वो लग गई है तो हम उसे इलेक्ट्रोप्लेट करने से और नया बना सकते हैं। तो 2 पर्पज़ के लिए मेनली हम यूज़ करते हैं, पहला डेकोरेशन पर्पज़ और सेकंड हमारा होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग एंड कोरोजन। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की पहले बात हो गई। आगे अपने 2 पार्ट और आएंगे, उनकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसकी कुछ कंडीशन भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि कंडीशन नहीं हो। अब इसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं? ठीक है, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कंडीशन क्या क्या होती हैं? मान लो आप इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हो किसी एक स्पून पर, अपनी एक चम्मच पर, किसका? गोल्ड कलर का। ठीक है, गोल्ड कलर की इलेक्ट्रोप्लेट अपनी स्पून पर करना चाहते हो, ये आपकी है स्पून। ठीक है, वो सॉरी ये स्पून है। तो आप अपनी जो स्पून है, और हमें इलेक्ट्रोप्लेट पता है किस तरीके से करते हैं, मतलब हमारे पास कुछ वैसे ही एक डायग्राम फिर से बना लेते हैं। यहाँ कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, तो हमारी यहाँ इलेक्ट्रोड्स होंगे, इन दोनों के लिए क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। और ये दोनों जाके कहीं ना कहीं एक बैटरी से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो
इन इलेक्ट्रोड पे एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ये हमें पता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जब हम मान लो अपनी स्पून पर हमें गोल्ड कलर करना है, ठीक है, तो स्पून के लिए हम पॉजिटिव पे रखेंगे या नेगेटिव पे। तो हमेशा याद रखना है स्पून के लिए हम नेगेटिव पे रखेंगे, जिसके लिए हम कहते हैं कैथोड पर। जिस पे हमें इलेक्ट्रोप्लेट करनी है, जिस पे मतलब स्पून पे करनी है, ठीक है, जिस पे हमें, तो स्पून पे हमें इलेक्ट्रोप्लेट करनी है तो उसे हम रखेंगे कैथोड पर, मतलब नेगेटिव चार्ज पर। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे ये रीजन है क्योंकि आपके मेटल्स होते हैं वो आयंस डोनेट करते हैं, ना कि गेन करते हैं। तो डोनेट करेंगे तो एक्सेप्ट कौन करेगा, तो नेगेटिव वाले। तो कैथोड पर हम अपने वो चीज़ रखते हैं जिस पर हमें, जिस पर याद रखना वर्ड, जिस पर हमें इलेक्ट्रोप्लेट करनी है। और सेकेंड बात कि दूसरी बात यही आ जाती है सिंपल सी, कि जिससे हम इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं उसे हम पॉजिटिव पर रखेंगे, ठीक है, मतलब एनोड पर। और तीसरी इस पे बात आ जाती है, अगर हम मान लो इलेक्ट्रोप्लेट करते पर, ठीक है, यहाँ हमने एक डायग्राम बना लिया, यहाँ हमारे दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये एक बैटरी से जाके कनेक्ट है। अब यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं बहुत एक हाई करंट। अब एक हाई करंट खुद सोचो, अगर हाई करंट यूज़ करेंगे तो कहीं पर थिक कहीं पर थिन, उल्टा सीधा हमारे इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगी। हमारी इलेक्ट्रोप्लेट अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं लो करंट। लो करंट क्योंकि कंटिन्यूअस अच्छे तरीके से करंट जब उस पर लगता रहेगा तब अच्छी तरीके से हमारी इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगी। और चौथी कंडीशन ये होती है कि हम वहाँ पर डीसी करंट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपके एग्ज़ाम में पूछ ले कि व्हाट इज़ द कंडीशन के, ये पूछ रहे 3 से 4 आप अपनी कंडीशन बता दो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तो पहले आप कह सकते हैं जिस पर हमें इलेक्ट्रोप्लेट करनी, स्पून पर इलेक्ट्रोप्लेट करनी है वो कैथोड पर लगाएंगे, जिससे हमें इलेक्ट्रोप्लेट करनी है उसे एनोड पर लगाएंगे। और हमें हमेशा लो करंट सप्लाई करना है, ठीक है, हाई करंट नहीं सप्लाई करना। और चौथी बात कि हमें डीसी करंट यूज़ करना है, मतलब डायरेक्ट करंट यूज़ करना है, एसी करंट यूज़ नहीं करना है। ये हमारी हो गई 4 कंडीशन के बारे में। बहुत ही आसानी से हमने बात कर ली अपनी चारों कंडीशन के बारे में। देखा कितनी आसानी से हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स पता लग गया क्या होता है, और उसके मतलब पर्पस क्या होते हैं, और उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। अब इससे ही हम रिलेटेड एक अपना देख लेते हैं डायग्राम बेस्ड पूरा एक डिटेल में कि किस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेट काम करती है, ठीक है, और क्या यूज़ होता है आगे। देखिए ये आपका पूरा एक डायग्राम के साथ, इक्वेशन के साथ हमने एक डायग्राम बना लिया है, ठीक है। अब ये मत कहना कि क्यों बना लिया, क्योंकि देखो इसमें टाइम जाता है, ठीक है, टाइम जाता है क्योंकि एक एक चीज़ अच्छी तरीके से लिखनी होती है। और अच्छी तरीके अगर आपको तभी समझ में आएगी जब अच्छे से लिखा हुआ होगा, ठीक है। इतने के बाद भी समझाने की पूरी कोशिश है। अब सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये डायग्राम बताया गया है इक्वेशन के साथ। ये आ सकता है, वो कह सकता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विद सिल्वर, सिल्वर के साथ एक आर्टिकल की इलेक्ट्रोप्लेट करना। अब सिर्फ सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें बातें क्या आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट बात आ जाती है पहली इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है, हम बता चुके हैं पहले भी, जो आपका यहाँ पर ये सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है उसके लिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये हमने पहले भी बताया आपके लिए, ठीक है। जो सॉल्यूशन आपका यहाँ प्रेजेंट होता है उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो हमारा आप देखो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर सॉल्यूशन क्या प्रेजेंट है, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, उसका फॉर्मूला ये होता है सोडियम का अर्जेंटो साइनाइड, यहाँ लिख दिया सोडियम अर्जेंटो साइनाइड NaAgCN का होल ट्वाइस, ठीक है। या हम इलेक्ट्रोलाइट 2 यूज़ कर सकते हैं, या सोडियम अर्जेंटो साइनाइड या पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड, उसका फॉर्मूला भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोलाइट हमारा कौन सा यूज़ है। अब उसके बाद हम कर लेते हैं अपनी रिएक्शन पूरी। अब यहाँ पर हमने सिल्वर नाइट्रेट लिखा, फिर सोडियम साइनाइड, ठीक है, इनकी जब रिएक्शन करी तो AgCN से रिएक्ट करेगा, NaNO3 यहाँ रिएक्ट हो गए, ठीक है, अभी अब आपस में रिएक्ट हो गए। अब AgCN प्लस NaCN, ठीक है, जब इन्होंने रिएक्ट करा तब हमारा बना सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी हो सकती है, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। अब जब बात कर लेते हैं डिसोसिएशन की, जब ये रिएक्शन हमारी बनी हुई है, जब इसे हम तोड़ेंगे, आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। डिसोसिएशन का मतलब होता है उसमें आयन प्रेजेंट होते हैं, उसे तोड़ना होता है केवल। यहाँ आयन हमारे सारे प्रेजेंट है, केवल तोड़ने की देर है। तो Na+Ag प्लस और Cn के पास 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गए। अब यहाँ H2O के लिए भी ब्रेक करेंगे H+ और OH- में, ठीक है। कैथोड पर हमारा Ag+ आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया,
न्यूट्रल बन गया। एनोड पर भी हमारा Ag+ है, Ag है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो डोनेट किया और वो भी न्यूट्रल बन गया। ये आपका इम्पॉर्टेंट डायग्राम भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो सब कुछ अगर उन्होंने बना के दे दिया तो देखो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ पूछ सकते हैं डायग्राम में। पहली चीज़ कि यहाँ कैथोड एनोड ना लिखें, अब कहें कि एक स्पून बना दी, यहाँ बना दी, एक कुछ भी कह दे रहे हैं, यहाँ पर दूसरी चीज़ बना दी। अब यहाँ कहेंगे कि एनोड और कैथोड बताओ, हमने पहले ही बता दी जिस पर इलेक्ट्रोप्लेट करनी है उसे कैथोड पर रखेंगे। तो जहाँ भी हमारी चीज़ होगी जिस पर इलेक्ट्रोप्लेट हो रहा है उस साइड में कैथोड, और जिससे इलेक्ट्रोड हो रहा है उसे एनोड कह दिया। बाद में पूछ सकते हैं कि हमारा यहीं पूछ लेंगे या यहाँ पर पूछ सकते हैं डायग्राम बना के कि हाँ बताओ हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रेजेंट है। तो यहाँ फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और पूरा हम वैसे भी लिख सकते हैं कि सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। तो हमारा ये पूरा डायग्राम के साथ विद इक्वेशन पूरा ये हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विद सिल्वर, ये हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे डायग्राम। तो ये आपका आ गया है सेकंड डायग्राम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल, ठीक है। ये आपका सेकंड डायग्राम, जैसे अभी हमने फर्स्ट डायग्राम पढ़ा इसी तरीके से ये हमारा आ जाता है सेकंड डायग्राम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि वो पूछ सकते हैं इसमें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल में हमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ करना चाहिए। तो हमारा पता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हमने भी फिर से बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट हमारा सॉल्यूशन होता है जो इसमें प्रेजेंट होता है। वो कौन सा होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट प्रेजेंट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NiSO4, यहाँ भी लिख दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले इसे डिसोसिएशन करेंगे। NiSO4 के लिए Ni2+ और SO4 2-, H2O है हमारा, H+ OH-। अब कैथोड पर आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड शुड बी ड्यूली क्लीन। कैथोड पर मतलब हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होता है, और हमें ये एक बात और पता है जब हम इलेक्ट्रोप्लेट जिस पर करते हैं, ठीक है, जिस पर मान लो अब हमें अपनी स्पून पर इलेक्ट्रोप्लेट करनी है, ठीक है, तो उसे हमें पहले क्लीन करना होगा। कुछ सॉल्यूशन जैसे HCl वगैरह कुछ सॉल्यूशन है, हमें पहले धो के क्लीन करके खूब अच्छी तरह क्लीन करके तब इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। ऐसे नहीं एकदम ला के स्पून लेके आए इलेक्ट्रोप्लेट कर दी, ऐसे नहीं, पहले उसे क्लीन करना पड़ता है, फिर जाके कैथोड पर लगाना पड़ता है, फिर जाके हमारा वो क्लीन होना चाहिए तब इलेक्ट्रोप्लेट होती है। फिर हमारा एनोड पर ब्लॉक ऑफ प्योर निकल मेटल, यहाँ पर हमारा प्योर निकल मेटल यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारा एनोड पर, ठीक है, बना दिया है, हमारा यहाँ पर प्योर निकल मेटल प्रेजेंट है, ठीक है। रिएक्शन एट कैथोड पर Ni2+ 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, गेन किए, फिर न्यूट्रल चार्ज। एनोड पर भी हमारा Ni+ इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, न्यूट्रल चार्ज। ये आपका डायग्राम आ जाता है। पूछ सकते हैं इसमें एक आध चीज़, जैसे हमने लिख दिया है निकल एनोड यहाँ पर प्रेजेंट है, आर्टिकल टू बी प्लेटेड, हमारी ये स्पून हमने दी हुई है, ठीक है, क्या ये हमारी स्पून जिससे आप खाते हैं। और यहाँ पर बस एक बात और पूछ सकता है कि अगर पूछ लिया कि इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, तो सीधे सीधे बताएंगे NiSO4 सॉल्यूशन हमारा प्रेजेंट है, जो कि है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट, ठीक है। ये बात हो गई हमारी सारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, ठीक है, किसकी होगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की। रिफाइनिंग का मतलब साफ करना। तो भाई आपका ये देखो कितनी अच्छी सी बात है कि आपकी जो है पूरी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल पूरी इतने में शॉर्ट करके समझा दी, पूरी आपकी कह सकते हो रिएक्शन और डायग्राम सब कुछ थ्योरी सब इतने में, ठीक है। केवल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो आपका इतना बड़ा करके दिया हुआ है, सब इतने छोटे में लिख के और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज द प्रोसेस बाय विच मेटल कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, पहली बात, मेटल कंटेनिंग इम्प्योरिटीज आर इलेक्ट्रोलाइटिकली प्योरीफाइड टू गिव अ प्योर मेटल। कुछ समझ में आया, दोबारा पढ़ो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज द प्रोसेस बाय विच मेटल कंटेनिंग इम्प्योरिटीज आर इलेक्ट्रोलाइटिकली प्योरीफाइड टू गिव अ प्योर मेटल। हमारे कुछ मेटल्स होते हैं इनमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, उन्हें प्योर करने के लिए हमें एक प्योर मेटल चाहिए होता है। और किसकी हेल्प से प्योर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिकली, इलेक्ट्रिक करंट दे के एक प्योर मेटल के लिए और एक इम्प्योर मेटल के दोनों के लिए रखा जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, फिर उनमें रिएक्शन होके इम्प्योर मेटल जो होता है वो प्योर बन जाता है, ठीक है।
अब सबसे पहले रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि कॉपर का वायर। बहुत ज़्यादा कॉपर का सबसे ज़्यादा यूज़ वायर में ही होता है, क्योंकि कॉपर होता है एक अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है, बहुत अच्छा कंडक्टर। कॉपर अगर थोड़ा सा भी इम्प्योर रह गया, ठीक है, उसकी रिफाइनिंग जब होती है तो अगर थोड़ा भी इम्प्योर रह गया तो वो अच्छी कंडक्टिविटी नहीं देता है। इसलिए कॉपर के लिए इम्प्योर करना, इम्प्योर नहीं, कॉपर के लिए प्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे तरीके से, क्योंकि कॉपर का हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। और सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट हमारे कौन कौन से प्रेजेंट हैं। और सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट यहाँ लिख भी दिया है, एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा प्रेजेंट है। दो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, मतलब दो इलेक्ट्रोलाइट हमारे प्रेजेंट है। कौन कौन से प्रेजेंट है? और सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये बात हमें समझ में आ गई। कैथोड और एनोड हमारे क्या क्या हैं अब समझ लेना। कैथोड हमारे ये हैं पतले वाले, जो हमारी पतले इलेक्ट्रोड बने हैं ना, ये कैथोड है। थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, ये हमारे प्योर कॉपर है, ठीक है, इतनी बात समझनी है। और जो जितने मोटे थिक हैं ना इलेक्ट्रोड, वो है सारे इम्प्योर कॉपर हैं। कॉपर तो हैं लेकिन इम्प्योर कॉपर हैं। स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर जो हमारे थिक वाले हैं, ये हमारे इम्प्योर हैं। IMPURE, और इसमें लिख दे रहे हैं PURE, प्योर और इम्प्योर। कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पर कॉपर पर है, जो कि थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर है। ये थिन हमने लिख दिया कॉपर और स्टेनलेस स्टील, इसके लिए लिख दिया। और एनोड मतलब हमारे स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर तो है लेकिन इम्प्योर कॉपर है, अभी बताया। एनोड, ये एनोड पर आ गई, मतलब पॉजिटिव चार्ज पर। स्लैब ऑफ इम्प्योर, ब्लिस्टर भी कह सकते हैं, और कॉपर भी। अब हमारे कैथोड एनोड पर क्या क्या रिएक्शन होगी आराम से आप देख सकते हैं। कॉपर दोनों पर आएगा, Cu2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, न्यूट्रल चार्ज। यहाँ हमारा सिंगल है, कोई भी चार्ज अभी नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने फिर गेन किए, दो लूज किए, फिर हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके लिए एक अच्छे तरीके से डायग्राम भी समझना है, ठीक है। यह हमारा पूरा हो गया डायग्राम। यह हमने अभी बताया जितने भी थिन इलेक्ट्रोड हैं, थिक नहीं, थिन मतलब पतले, ये दो थिन वाले पे बना दे रहे हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोड हैं वो सारे हैं कैथोड, जो कि हैं प्योर कॉपर के। और जितने भी ये थिक वाले हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ये 3 हमारे थिक, 3 हमारे थिन, वो जितने भी थिक हैं वो हमारे कॉपर तो हैं लेकिन इम्प्योर कॉपर है। इतनी बात समझ में आ गई। और हमने फिर यहाँ पर प्यूरिफिकेशन होगा यहाँ हमारा। और हमारा एक चीज़ पूछ सकता है इसमें, अगर कुछ नहीं पूछा तो इतना पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट भाई बता दो इसमें कौन कौन से प्रेजेंट है, तो हम सीधे बता देंगे हमारे इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट का और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात और इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि मेटल्स लाइक जिंक, लेड, मरकरी, सिल्वर एंड कॉपर आर प्यूरिफाइड, जिसके लिए रिफाइंड भी कह सकते हैं, जो हमारी प्यूरिफाई होती हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। नहीं समझ में आया? दोबारा से पढ़ो, एक बार में समझ में नहीं आती है। मेटल्स जो कि जिंक, लेड, मरकरी, सिल्वर, कॉपर जैसे प्योर होते हैं किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रोलाइसिस की मेथड की हेल्प से। ये सारे हमारे जो भी मेटल्स होते हैं ये सारे प्योर तो होते हैं किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से। इतनी बात हमारे लिए पूरी समझ में आ गई। अब जिसके लिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। अब अपने बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। तो लास्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी का। ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इतना आपको पता है। अब आप एक बात देखो, आपका इलेक्ट्रोमेटलर्जी दिया कितने जगह में है? बहुत बड़ा करके यार, काफ़ी जगह में दिया हुआ है कि ये वो ऐस तरीके से दिया हुआ है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ देखो, इतने से कंपार्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आपको अभी समझ में भी आ जाएगा। और एक रिएक्शन आपकी दी हुई है और 1-2 और दी हुई हैं, वो ही नहीं लिखी हैं, लेकिन पूरा समझ में आ जाएगा इतने से कंपार्ट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जी का क्या प्रोसेस होता है? इलेक्ट्रोमेटलर्जी रिफर टू द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। वो समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा भाई, इसकी कोई डेफिनेशन हार्ड नहीं है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी रिफर टू द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस।
मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, अलग करना वाई इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से, ठीक है। तो ये हमारी होती है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। एक बार और डेफिनेशन पढ़ना, फिर अपना कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। इतनी बात हमारे लिए समझ में आ गई। और देखो एक बात होती है कि जितनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने ज़्यादा मेटल ऊपर होते हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा, उनके ऑक्सीडाइज एफिनिटी उतनी ज़्यादा होती है, उनके लिए ऑक्सीजन की चाहत उनकी ज़्यादा होती है, जितने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर के लिए एलिमेंट होंगे, मेटल्स होंगे, ठीक है। उनके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उनके लिए ऑक्सीजन की चाहत ज़्यादा होती है, उनके लिए ऑक्सीजन बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है, कुछ भी, जो भी अच्छा लगे, ठीक है। तो उनके लिए ऑक्सीजन अच्छा है, सबसे बात समझ में आ गई। तो इन्हें हम भाई आराम से अलग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमारे चाहिए होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। जैसे हम और किसी के लिए अलग करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, इनके लिए हम अलग कर देते हैं आराम से, और ये हमारे है वो होते हैं मदद से इलेक्ट्रोलाइसिस की, और इसके लिए मेनली यूज़ होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है। तो हमारा ये पूरा प्रोसेस होता है। इसमें भाई क्या होता है, जो हमारा कैथोड होता है, कैथोड इज मेड अप ऑफ आयरन, ओके, अंडरस्टूड। तो हमारा कैथोड बना होता है, वो बना हुआ होता है आयरन का, और एनोड होता है वो हमारा बना हुआ होता है ग्रेफाइट का। ये बात याद रखनी है कि हमारा कैथोड यहाँ लिख दे रहे हैं, कैथोड हमारा बना हुआ होता है आयरन का, और हमारा एनोड किसका बना हुआ होता है भैया, ग्रेफाइट का, ठीक है। एनोड कैथोड याद रखनी है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोमेटलर्जी होता क्या है, डेफिनेशन देख ली। हमें क्या पता है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे मेटल्स ऊपर होते हैं उनकी ऑक्सीजन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होती है, इसीलिए उसे एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं होता। उसके लिए मेनली क्या यूज़ होते हैं, उसके रिएक्टिव मेटल की क्लोराइड और ब्रोमाइड यूज़ होते हैं, ठीक है। क्लोराइड और ब्रोमाइड याद रखना क्या यूज़ होते हैं, क्लोराइड और ब्रोमाइड, इसीलिए लिख रखते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे पोटेशियम देख लो, पोटेशियम के लिए हमने पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया, फ्यूज पोटेशियम ब्रोमाइड, क्या लिया, पोटेशियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड या क्लोराइड से एक लेना है, ठीक है, ब्रोमाइड या क्लोराइड से, तो हमने यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड लिया, रिएक्शन करी, KBr हो गया, इसका फॉर्मूला पता होगा, KBr, जिसके लिए नहीं पता वो आप पता लगे KBr। अब यहाँ K+Br अलग अलग डिसोसिएट हुआ, आयोनाइज नहीं हुआ, डिसोसिएट, ठीक है। एट कैथोड, कैथोड पर क्या आएगा, कैथोड मतलब हमारा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, और गेन करने के बाद न्यूट्रल चार्ज। एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, हमारा एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव के पास जाएगा नेगेटिव, KBr यहाँ पर, सॉरी KBr। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इस पर न्यूट्रल चार्ज, और हमें पता है कि हमारा Br कभी अकेला नहीं रहता है, तो Br ने एक और Br से कंबाइन किया, तो यहाँ हमारा आ गया Br2। ऐसे ही हमारा यहाँ पर हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में हमने क्या लिया, फ्यूज्ड मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ हमने लिया पोटेशियम ब्रोमाइड, यहाँ लिया क्लोराइड, और यही लेना है ब्रोमाइड क्लोराइड, ठीक है। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, फ्यूज्ड मैग्नीशियम क्लोराइड, और हमारा रिएक्शन हो गया MgCl2, इसका फॉर्मूला होता है Mg2+ और 2Cl-। फिर हमारा कैथोड पर आ गया, कैथोड मतलब यहाँ हमारा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, ये बात बहुत बेसिक है, ठीक है। कैथोड, तो कैथोड पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, न्यूट्रल चार्ज हो गया। एनोड पर ये हमारा उल्टा हो जाता है कि एनोड पर हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन और हमने डोनेट कर दिया, तब जाके इसका न्यूट्रल चार्ज हो गया। और Cl हमारा कभी अकेला नहीं रहता है, Cl ने एक और Cl से कंबाइन करके Cl2 बना लिया, ना ही हमारा Br अकेला रहता और ना ही Cl। तो एट कैथोड हम क्या लिख देंगे कि Br2, और एट कैथोड मैग्नीशियम, ठीक है, सही है। तो इसी तरीके से दो, जिसके लिए नहीं समझ में आई यार, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है समझाने से, लेकिन दो एक बार और समझा दे रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी होता क्या है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी रिफर टू द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, मेटल्स के लिए अलग करना किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से। डेफिनेशन आ गई समझ में, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके 2 एग्जाम्पल से ही समझते हैं, उससे पहले एक बात और समझ लो कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अगर जिसने नहीं पढ़ी है पिछली वीडियो देख ले, उसमें मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लिख के बताई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जितने भी हमारे मेटल्स ऊपर होते हैं उनकी ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है, एफिनिटी मतलब चाहत, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया, एफिनिटी, निगेटिविटी और यही चीज़ें सारी, ठीक है।
तो हमारी जितने भी मेटल ऊपर होंगे उतनी ज़्यादा उसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी होगी, मतलब ऑक्सीजन की चाहत तो उसकी जितनी ज़्यादा होगी तो वो आराम से एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, आराम से अलग नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे लिए एक प्रोसेस करनी पड़ती है जिसके लिए कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। समझ में आ गया। उसके लिए हमें रिएक्टिव मेटल्स के लिए दो चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, एक क्लोराइड एक ब्रोमाइड। इतनी बात भी समझ में आ गई, ध्यान से समझनी है। क्लोराइड और ब्रोमाइड यूज़ करना है। सबसे पहले एग्जांपल ले लिया पोटेशियम का और एक एग्जांपल ले लिया मैग्नीशियम का। पोटेशियम में हमने लिया जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था फ्यूज्ड पोटेशियम ब्रोमाइड का। क्या लिया इलेक्ट्रोलाइट हमारा? फ्यूज्ड पोटेशियम ब्रोमाइड का। अब रिएक्शन हमने करी, फॉर्मूला लिखे KBr, तो K प्लस और Br अलग अलग डिसोसिएट हो गए। अब एट कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आया। अब K प्लस, K के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तब इस पर बना न्यूट्रल चार्ज। ऐसे ही एनोड पर, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पर हमारा आएगा नेगेटिव चार्ज। इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये बन गया न्यूट्रल चार्ज। अब Br एक और Br से, Br हमारा कभी अकेला नहीं रहता, कोई भी रिएक्शन में देख लें Br डबल ही होगा, Br एक और Br से कंबाइन करके Br2 बना लेगा। तो हमारा ये पूरा प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रोमेटलर्जी का पोटेशियम का। अब बात करते हैं पूरी अपनी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया? फ्यूज्ड मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या लिया? फ्यूज्ड मैग्नीशियम क्लोराइड। इतनी बात समझ में आ गई। रिएक्शन क्या है हमारा? MgCl2 फॉर्मूला हमें पता ही है, Mg2 प्लस और 2Cl माइनस, ये हमने लिख लिया, अलग अलग डिसोसिएट कर दिया। बात समझ में आनी चाहिए। अब डिसोसिएट करने के बाद एट एन कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पर हमारे दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है मैग्नीशियम के पास, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। गेन करने के बाद ये बन गया न्यूट्रल चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ हमने एनोड पर क्या करा? एनोड पर हमने Cl, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन वो भी लूज कर दिया, इस पर न्यूट्रल चार्ज हो गया। Cl एक और Cl से कंबाइन किया, Cl2 आ गया। Cl Br हमारा कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये अपने से एक दूसरे से कंबाइन करके Cl बना लेते हैं और Br2 बना लेते हैं। तो ये बात होगी हमारी इलेक्ट्रोमेटलर्जी की। और हमने देखो इसमें पहले ही कहा था आपकी तीन मेन चीज़ें बताई हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में, कि पहली आपकी हमने बता दी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो ये आपकी तीनों चीज़ें बेसिक से बात हो गई। हर एक का डायग्राम देख लिया, रिएक्शन देख ली, और आपकी इन्हीं तीन चीज़ों में देखो, पहले देखो इनकी मेन डेफिनेशन पूछने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम। डेफिनेशन आती नहीं है, मेन पता है इनमें क्या आता है? डायग्राम आ सकते हैं। डायग्राम में हो सकता है वो सारी चीज़ें लिख देते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस होते हैं रिएक्शन पूछने के। या तो रिएक्शन पूछ रहे थे कि बताओ इसके आगे की रिएक्शन क्या होगी, या उसमें पूछ रहे थे इसके बाद ये सॉल्यूशन बनेगा क्या, या एक चीज़ और पूछ लेते हैं जो आपको हर डायग्राम में इलेक्ट्रोलाइट में बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बार बार बताते हैं। क्यों बताते हैं? वो कभी कभी आ जाता है ना, इसलिए बता रहे हैं कि हम जब भी बनाते हैं एक डायग्राम अपना, तो हम हर बार आपके लिए बताते हैं कि आपको कुछ भी अगर नहीं पूछा उन्होंने डायग्राम में से, तो 101% चांस है वो पूछ लेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमारा कौन सा प्रेजेंट है, तो वो आपको बताना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोलाइट भी आपको इन सब का याद रखना है, जितने भी आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जिस पे भी दिए हुए हैं, आप अपने सारे इलेक्ट्रोलाइट आपको मेनली याद रखने। तो आपकी बस यही तीन चीज़ें पढ़नी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोरिफाइनिंग और मेटलर्जी। कोई है वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी, मेटलर्जी नहीं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो ये तीन चीज़ें हैं, बस इनके डायग्राम देख लेना, रिएक्शन देख लेना और इलेक्ट्रोड वगैरह, और कुछ नहीं है खास, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर 6 खत्म। अब मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है, ओके।